वेलकम टू लीगल गाइड 360 योर कंप्लीट लीगल कंपास में आप सभी व्यूअर और लिसनर्स का एक बार फिर स्वागत। जैसा कि लास्ट लेक्चर के अंदर हमने बीएनएसएस और सीआरपीसी को कंपेयर करके पढ़ा था और मैंने समझाया था आपको कि दोनों में क्या चेंजेस हैं, क्या एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हैं। तो आज के लेक्चर के अंदर भी हम जो बीएनएसएस की जो सेक्शन 2 है उसकी सब सेक्शन 1 और 2 को कवर करेंगे। 1 में W तक ऑलरेडी हम कवर कर चुके थे। अब 1 का X, Y और Z को आज हम कवर करेंगे। सीआरपीसी की बात करें तो हम सीआरपीसी के अंदर सेक्शन 2 की सबसेक्शन जो W हो गया, WA हो गया, X हो गया, Y हो गया, इनको कवर करेंगे। और इसमें भी हम आज किसकी बात करेंगे, तो हमारा सम्मन केस हो गया कि सम्मन केस होता क्या है। कब कहोगे आप कि ये सम्मन केस है, कैसे आप समझोगे कि ये सम्मन केस है, तो इसको समझेंगे, विक्टिम को समझेंगे कि किसे कहा जाएगा कि ये विक्टिम है, किसे कहा जाएगा कि पीड़िता है। आप कैसे समझोगे कि पीड़िता है। आपने सुना होगा जनरली लोग कुछ भी बोल देते हैं कि ये विक्टिम है, तो हर किसी को लॉ के अकॉर्डिंग विक्टिम आप नहीं बोल सकते। लॉ किसको विक्टिम कहता है वो हमें यहाँ समझने की आवश्यकता है। अब बात कर लेते हैं वारंट केस की। तो वारंट केस किसे कहा जाएगा, इसको भी हम आज के लेक्चर के अंदर ही कवर करने वाले हैं। तो बने रहिए मेरे साथ और करते हैं आज के लेक्चर का आरंभ। तो सबसे पहले जो हमारे जो सामने क्वेश्चन आता है वो ये क्वेश्चन आता है कि हम पढ़ रहे हैं सम्मन केस। तो सम्मन केस को जानने से पहले, सम्मन मामले को जानने से पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि सम्मन केस में जो डेफिनेशन सीआरपीसी के अंदर थी वही डेफिनेशन आपको बीएनएसएस के अंदर देखने को मिलेगी, मतलब नो चेंज। तो पहली चीज तो आपको ये याद रखनी है कि सम्मन केस की डेफिनेशन में कोई भी चेंज देखने को आपको नहीं मिलेगा, चाहे आप सीआरपीसी पढ़ो चाहे बीएनएसएस पढ़ो, एक्सेप्ट कि जो सम्मन केस की डेफिनेशन सीआरपीसी में सेक्शन 2 के सब क्लॉज W के अंदर थी। मतलब पहले अगर ये क्वेश्चन आपसे कोई पूछा जाए इस तरह से कि सम्मन केस को सीआरपीसी में कहाँ डिफाइन किया गया, तो सेक्शन 2 का सब सेक्शन W। अब बात अगर कहा जाए कि बीएनएसएस में कहाँ पे सम्मन केस को डिफाइन करा है, तो सेक्शन 2 का सब क्लॉज सब सेक्शन A का सब क्लॉज X के अंदर डिफाइन किया हुआ है। ठीक है, तो एक चीज आपको ये याद रखनी, यहां से क्वेश्चंस आपके लिए बन सकता है। सम्मन केस जो पहले 2W में डिफाइन था वो अब 2 के 1 के X में डिफाइन है बीएनएसएस के। तो हम कंपेयर करके पढ़ रहे हैं तो इसे भी पढ़ रहे हैं। मैंने आपको बताया ऑलरेडी कि मैं पुराने लॉ को रेड से कर रहा हूं और नए लॉ को ग्रीन से कर रहा हूं। पुराने लॉ में जो चीज थी और नए लॉ में क्या चीज है, मैं उसको रेड और ग्रीन से कवर करके चल रहा हूं, कुछ भी अगर चेंज है तो सम्मन केस के अंदर कुछ भी चेंज नहीं है। तो अब एक तो ये चीज आ गई कि आपसे पूछा क्या जा सकता है। अब सम्मन केस कहाँ डिफाइन है ये तो आपको पता चल गया। सम्मन केस होता क्या है इसको समझना बहुत जरूरी। तो सम्मन केस का मतलब है मींस अ केस रिलेटिंग टू एन ऑफेंस। पहली चीज, सम्मन केस हम उसी को कहेंगे जो किसी ऑफेंस से संबंधित। तो पहली चीज ये, अभी यहीं पे आप थोड़ा सा रुकिए, एक चीज बस याद करिए, रिलेटिंग टू एन ऑफेंस, जो ऑफेंस से संबंधित। दूसरी, नॉट बीइंग अ वारंट केस। दूसरी बात ये कि जो वारंट केस नहीं, मतलब दो चीज बताई आपको, एक तो ये और एक दूसरी ये, दो चीजें। पहली चीज जो ऑफेंस से संबंधित हो, दूसरी चीज जो वारंट केस ना हो, मतलब जो ऑफेंस से संबंधित और जिस जो वारंट केस की कैटेगरी में ना गिरता हो उसे हम सम्मन केस कहेंगे। तो इस डेफिनेशन को समझने के लिए पहले आपको समझना पड़ेगा कि ऑफेंस क्या हो। पहले कैटेगरी वाली जो बात है कि रिलेटिंग टू ऑफेंस, जो मतलब ऑफेंस जो अपराध से संबंध रखता हो,
उसे हम समन केस कहेंगे। तो अपराध से संबंध रखता हो, अब सबसे पहले हम ये समझे कि अपराध क्या होता है, तभी तो हम संबंध निकाल पाएंगे। तो अपराध के लिए अगर हम सीआरपीसी की सेक्शंस 2N पढ़ें और अगर बात में बीएनएसएस की कहूं तो 2 के सबसेक्शन 1 का Q पढ़ेंगे तो वहां आपको अपराध की डेफिनेशन मिल जाती है। और अपराध का मतलब क्या है? एनी एक्ट और ओमिशन, कोई एक्ट और ओमिशन। और एक्ट क्या मतलब? डू समथिंग। ओमिशन मतलब नॉट डू समथिंग। सिंपल अगर मैं और थोड़ा सा इजी करूं, मतलब कोई आप ऐसा एक्ट करते हैं जिसे लॉ ने पनिशेबल किया है। आप कोई ऐसा ओमिशन मतलब करते हो जिसके लिए आपको बाउंड किया गया है, लीगली बाउंड हो आप उसको करने के लिए, और आप नहीं करते हो तो आपने क्या किया? ओमिशन किया है। एग्जाम्पल के साथ अगर मैं समझाऊं, जैसे कि सिंपल एक अगर उसमें समझे कि जैसे चोरी करना क्या है? अपराध है, ठीक है। तो अगर आप चोरी करते हो तो आपने क्या करा? एक्ट किया है। अब ऐसे ही क्या है कि आपकी कहीं ड्यूटी लगा दी गई है, लॉ ने ऐसी आपको एक ड्यूटी दे दी कि आपको ये काम करना है और आप वो काम नहीं करते हो। अब उस वजह से क्या होता है? किसी दूसरे बंदे को क्षति हो जाती है, तब भी क्या हुआ? आपने ऑफेंस किया है, तो उसे कहते हैं हम ओमिशन। जैसे जेलर को सारे कैदियों को खाना प्रोवाइड कराना ये उसकी ड्यूटी है, उसको केयर और ये सब चीजें देखनी ड्यूटी है। पर जेलर जानबूझ के क्या करता है कि वो उन चीजों को प्रोवाइड ही नहीं करता, जिससे अल्टीमेट क्या होगा? वो अपराधी मर जाएगा, जो कैदी है वो मर जाएगा। तो अब देखा जाए तो जेलर साहब ने कुछ किया तो है नहीं, कोई ऐसा एक्ट तो किया नहीं। तो यहाँ पे जेलर साहब ने क्या किया है? ओमिशन किया है, तो एक्ट ओमिशन। अब ऑफेंस के लिए इन्होंने क्या कहते? कोई एक्ट और ओमिशन होना चाहिए, ठीक है। तो मैंने आपको एक्ट बता दिया क्या है और ओमिशन बता दिया क्या है। मेड पनिशेबल बाई एनी लॉ, जिसको पनिशेबल बनाया गया हो किसी भी लॉ के द्वारा, फॉर द टाइम बिंग इन फोर्स, ठीक है। और वो भी कब? जब वो फोर्स में हो, मतलब ऐसा नहीं लॉ बना दिया वो फोर्स में ही नहीं है तब नहीं कहेंगे कि इसने ऑफेंस किया है, मतलब वो लागू होना चाहिए उस कंडीशन में, ठीक है। एंड इंक्लूड एनी एक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ विच अ कंप्लेंट मे बी मेड अंडर सेक्शन 20 ऑफ कैटल ट्रेसपास, या कोई सेक्शन 20 जो कैटल ट्रेसपास है उसमें अगर कोई कंप्लेंट बनाई गई हो तो उससे भी हम अपराध कहेंगे। तो अब अपराध, एक चीज तो ये जो सीआरपीसी में आपने समझी, इसे अपराध कहेंगे। अब दूसरा जो अपराध ऑफेंस डिफाइन है वो आईपीसी के अंदर डिफाइन है, बीएनएस के अंदर डिफाइन है, भारतीय न्याय संहिता के अंदर डिफाइन है। सेक्शन 40 आईपीसी की है, वो ऑफेंस को डिफाइन करती है। और सेक्शन 2 का सब सेक्शन 24 बीएनएस का है, वो ऑफेंस को डिफाइन करता है। अब इसमें कुछ कैटेगरी दी गई है इस तरह के ऑफेंस की, तो मैं आपको बता देता हूं। जैसे कि एक्सेप्ट इन द चैप्टर एंड सेक्शन मेंशन इन सबसेक्शन 1 and B the word offense means a thing made punishable by this संहिता, but in chapter 3rd and in all following section, namely subsection so and so, subsection so and so, the word offense means a thing punishable under this संहिता or under any special law or local, ठीक है। पहली चीज ये कहते हैं कि ये सेक्शंस में अगर कहीं ऑफेंस लगा मिलता है तो वो या तो पनिशेबल कहाँ किसके द्वारा होगा? इस संहिता के द्वारा होगा, मतलब इस कोड के द्वारा यानी आईपीसी या बीएनएस के द्वारा, या किसी स्पेशल लॉ के द्वारा हो या लोकल लॉ के द्वारा हो, ठीक है। अब इसका जो दूसरा क्लॉज है वो जो कहता है वो समझ लेते हैं। इसका जो सबसेक्शन 1, उसको जैसे सेक्शन 189 हो गया, 211 हो गया नई लॉ में, ये पहले 141 और इस तरह की कोई सेक्शंस थी, 212 हो गया, 238 हो गया, 239 हो गया, 249 हो गया। तो इन सेक्शंस के अंदर अगर कहीं ऑफेंस वर्ड यूज होता है तो इनको हम ये नहीं कहेंगे कि ये आईपीसी और बीएनएस वाले को पनिशेबल है ऑफेंस, नहीं, इनको स्पेशल लॉ में या लोकल लॉ में पनिशेबल बनाया गया और पनिशेबली बनाया गया एक चीज ये, और दूसरी चीज जो है इम्प्रिजमेंट फॉर अ टर्म ऑफ 6 month, ये आपको याद रखना, ये एग्जाम में भी कई बार आ जाता है, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखनी है। ये हो गया जैसे इम्प्रिजमेंट फॉर अ टर्म ऑफ 6 month और मोर, वेदर विद और विदाउट फाइन। विद और विदाउट फाइन मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि अगर किसी लोकल लॉ
और किसी स्पेशल लॉ में मान लो इन सेक्शंस के अंदर कुछ ऐसा लिखा है और उसमें अगर 6 मंथ से कम की पनिशमेंट अगर है तो उसे हम ऑफेंस नहीं मानेंगे। पहली कैटेगरी मैंने ऑलरेडी बता दी इन सेक्शंस के अंदर है, तो वो इस संहिता अगर कहीं ऑफेंस वर्ड यूज हुआ है इनके अंदर तो उसका मतलब ये माना जाएगा कि ये संहिता के अंदर ये पनिशेबल है या किसी लोकल लॉ के द्वारा पनिशेबल है या किसी स्पेशल लॉ के द्वारा। अब दूसरी कैटेगरी जो मैंने बताई, अगर इन सेक्शन के अंदर कहीं ऑफेंस, उनका मतलब ये समझा जाएगा या तो ये लोकल लॉ में पनिशेबल है या स्पेशल लॉ, मतलब आईपीसी और बीएनएस में नहीं है। और इनमें भी अगर 6 मंथ विद और विदाउट फाइन अगर पनिशमेंट है 6 वर्ष से अधिक की, ठीक है, 6 मंथ और उससे अधिक की, तब तो ये है उसके अंदर इंक्लूड। अदरवाइज फिर इनको हम ऑफेंस स्पेशल और लोकल लॉ के अंदर भी नहीं मानेंगे। तो आई होप आपको ऑफेंस तो आज अच्छे से समझ में आ गया। ऑफेंस का बड़ा सिंपल सा है कि ऑफेंस का मतलब है कोई एक्ट और ओमिशन जिसे पनिशेबल बनाया गया हो किसी भी एक्ट के द्वारा, ठीक है, बाई स्पेशल लॉ, बाई लोकल लॉ और बाई आईपीसी या किसी और लॉ के द्वारा, ठीक है। और उसे तो हम कहेंगे ऑफेंस। और एक्ट और ओमिशन मैंने आपको बता दिया है ऑलरेडी। तो एक चीज तो आपको समझ में आ गई होगी कि केस रिलेटिंग टू एन ऑफेंस मतलब ऑफेंस से रिलेटेड, और ऑफेंस क्या है, एक्ट और ओमिशन जिसे पनिशेबल करा गया हो लॉ के द्वारा, पहली चीज। अब समझ लेते हैं दूसरी चीज। दूसरी चीज क्या है, एंड नॉट बीइंग अ वारंट केस। अब सम्मन केस के लिए कह रहे हैं पहली चीज तो ऑफेंस से रिलेटेड होनी चाहिए, दूसरी चीज जो बात कर रहे हैं कि जो वारंट केस ना हो। अब इसके लिए हमें वारंट केस पढ़ना है, तो वारंट केस सीआरपीसी के अंदर 2X में डिफाइन था। अगर बात बीएनएसएस की अगर होती है 2 के सबसेक्शन 1 के सब क्लॉज Z के अंदर डिफाइन, मतलब एक सिंपल अगर उसमें आप याद करना सबको तो 2X में जो डिफाइन था वारंट केस वो अब 2Z में डिफाइन, इतना याद रखो। तो वारंट केस किसे कहते हैं, मीन्स अ केस। तो पहली चीज तो सम्मन केस और वारंट केस दोनों में मीन्स अ केस, दोनों में केस होना चाहिए, ठीक है। रिलेटिंग टू एन ऑफेंस पनिशेबल विथ डेथ। अब रिलेटिंग टू एन ऑफेंस जो किससे हो, ऑफेंस से संबंधित, और ऑफेंस आई हैव ऑलरेडी टोल्ड, आपको ऑलरेडी मैं बता चुका हूं, पनिशेबल विथ डेथ। तो पहली चीज जो इसमें याद रखनी है, वारंट केस किसे कहेंगे कि कोई केस हो ऑफेंस से रिलेटेड और उस वो पनिशेबल किसके लिए हो, डेथ के लिए हो। इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ मतलब आजीवन कारावास, और आजीवन कारावास का कभी भी मतलब 14 या 16 साल नहीं होता है। मैं कई लोगों से सुन चुका हूँ, आजीवन कारावास का मतलब ही होता है टिल डेथ, जब तक आप मर नहीं जाते हो। हाँ, कैलकुलेशन की बात कभी आती है कि आजीवन कारावास की को अगर हमें कैलकुलेशन करना है, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ को कैलकुलेशन करना है, तो आप उसको कैलकुलेशन के लिए निकाल सकते हो उसकी एज, वो लॉ में दी हुई है कि कब तब कितनी एज मानी जाएगी, वो है ऑलरेडी। पर इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ अगर किसी को पनिशमेंट मिली है, इट मीन्स होल लाइफ टिल डेथ, जब तक उसकी डेथ नहीं हो जाती। तो दूसरी, पहला तो कि कोई ऑफेंस से संबंधित हो और जिसमें जो पनिशेबल हो डेथ से हो, दूसरी बात इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, और तीसरी बात इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म एक्सीडिंग 2 ईयर्स, ठीक है। तो जो पनिशमेंट हो वो 2 साल से अधिक हो, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ हो, और क्या हो, डेथ हो, और जो ऑफेंस से संबंधित हो, इसे हम कहेंगे वारंट केस। अब ये कह रहे थे जो नो, अब सम्मन केस पे आ जाते हैं, लौट के हम फिर से कि सम्मन केस क्या है। तो ये दो ही चीजें बताई थी, विच एन रिलेटिंग टू एन ऑफेंस। तो ऑफेंस मैंने बता दिया, जो ऑफेंस से संबंधित हो कब कहा जाएगा कि ऑफेंस है। दूसरी चीज जो वारंट केस ना हो, तो वारंट केस हमने आपको समझा दिया कि मतलब 2 साल, डेथ, इम्प्रिजनमेंट ऑफ लाइफ, और ऑफेंस से संबंधित हो जो ऑफेंस पनिशेबल है, ठीक है। तो एक सिंपल लाइन में अगर मैं कहना चाहूं, बहुत बहुत मैंने लोगों को ये कहते हुए सुना है कि 2 साल और उससे कम जिनमें पनिशमेंट है उन्हें हम सम्मन केस कहेंगे। 2 साल और उससे अधिक जिनमें पनिशमेंट है, नहीं, 2 साल से अधिक जिनमें पनिशमेंट है उन्हें हम वारंट केस कहेंगे। तो 2 साल से अधिक जिनमें पनिशमेंट है उन्हें हम वारंट केस कह सकते हैं, ये इसमें कोई दो राय नहीं। पर 2 साल और उससे कम पनिशमेंट है उन्हें हम सम्मन केस ही कहेंगे, ये बिल्कुल नहीं कह सकते। क्योंकि अगर ये कह सकते हैं हम, तो लॉ मेकर्स ऑलरेडी इस चीज को लिख देते कि जिनमें पनिशमेंट
ऐसे ऑफेंस जिसमें पनिशमेंट 2 और 2 साल से कम की हो उन्हें हम सम्मन केस कहेंगे। उन्होंने क्यों कहा ये, या केस रिलेटिंग टू एन ऑफेंस एंड नॉट बीइंग अ वारंट केस, जो वारंट केस नहीं है उसे हम सम्मन केस कहेंगे। तो इसका मतलब ये है कि सम्मन केस उन्होंने क्यों लॉ मेकर्स ने ये चीज हमें डिफाइन करी, तो इस चीज को आपको याद रखनी है बिल्कुल, कि हम सम्मन केस को ये कभी नहीं कह सकते कि जिन्हें 2 साल और 2 साल से कम जिनमें पनिशमेंट है वो सम्मन केस ही होंगे सारे, बिल्कुल नहीं कह सकते। बहुत सारे केसेस ऐसे हैं जो ना सम्मन केस होते हैं ना वारंट केस होते हैं। ठीक है, तो ये तो डेफिनेशन हुई सम्मन केस की। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्योंकि एक डेफिनेशन के अंदर जो वर्ड है ऑफेंस, ऑफेंस आपको अब पता चल गया कि ऑफेंस क्या मतलब 2N और 2(1) के सब क्लॉज Q के अंदर जो डिफाइन है वो ऑफेंस, या आईपीसी में 40, और अगर बात BNS की करें तो 2 सबसेक्शन 24 में जो डिफाइन है उसे हम ऑफेंस कहेंगे। वारंट क्या केस क्या होता है, तो हमने वारंट केस भी यही बता दिया। तो अब मैं वारंट केस नेक्स्ट जो इसके बाद आने वाला है उसको मैं नहीं पढ़ाऊंगा। ठीक है, अब समझ लेते हैं यहाँ पे विक्टिम की डेफिनेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इससे मैं पहली चीज तो ये है कि हम जो बात करते हैं कि क्या चेंज है, तो जी बिल्कुल चेंज है। विक्टिम की डेफिनेशन के अंदर VNSS के अंदर हमारे जो लॉ मेकर्स हैं उन्होंने चेंज किया है, थोड़ा बहुत चेंज किया, बहुत ज्यादा नेचर चेंज नहीं होता है, पर चेंज किया है तो हमें पढ़ना है, और चेंज किया है तो क्वेश्चन भी बनने के चांसेस होते हैं। तो पहली चीज कि अगर CRPC में पूछा जाए कि एज पर CRPC विक्टिम कहाँ डिफाइन है, तो 2A सबसेक्शन WA में डिफाइन, मतलब पहले बात कही जाती है 2WA मतलब CRPC विक्टिम। अब BNSS में अगर पूछ दिया जाए कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में विक्टिम मतलब पीड़िता कहाँ डिफाइन है, तो 2 सबसेक्शन 1 का सब क्लॉज बाई में डिफाइन। तो एक चीज तो आपके लिए निकल के ये हो गई। अब जो चेंज है वो मैं बता दूंगा आपको पढ़ाते वक्त, चेंज है इसके अंदर। एक चीज तो आपको ये याद करनी कि विक्टिम की डेफिनेशन के अंदर चेंज है। विक्टिम CRPC में कहाँ थी और विक्टिम की डेफिनेशन BNSS में कहाँ है, ये आपको याद रखना। मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है और मैंने रेड और ग्रीन भी किया हुआ है, तो आप कभी भी इसकी PDF भी पढ़ सकते हो। विक्टिम मीन्स अ पर्सन हु हैज सफर्ड एनी लॉस और इंजरी। पहली चीज उन्होंने जो हमें बताई कि विक्टिम किसे कहेंगे हम, जो सफर कर रहा हो किस चीज से, किसी लॉस से या इंजरी, दो चीज। विक्टिम हम उसे ही कहेंगे जिससे कोई लॉस हुआ हो या कोई इंजरी हुई हो। अब लॉ में लॉस और इंजरी दोनों को डिफाइन किया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले तो अब अभी इसको इतना याद रखो, अ पर्सन हु हैज सफर्ड एनी लॉस और इंजरी, एक व्यक्ति जिसने सफर किया है किसी लॉस और इंजरी से, कॉज्ड बाय रीजन ऑफ द एक्ट और ओमिशन फॉर विच, अभी मैं CRPC के अकॉर्डिंग पढ़ रहा हूं, फॉर विच द accused person has been charged and the expression victim includes his or her guardian or legal hire। ये मैंने पढ़ी CRPC के अकॉर्डिंग, मैंने रेड से किया है, ये CRPC में था। ग्रीन से जो मैंने लिखा ये नए वर्ड ऐड करे गए हैं और ये ग्रीन रेड वाले हटा दिए हैं BNSS में। ठीक है, तो सिंपल अगर बात विक्टिम की डेफिनेशन करें तो ये कहते हैं कि भाई साहब वो पर्सन, वो व्यक्ति जिसे लॉस हुआ हो या जिसे इंजरी हुई हो, और इंजरी और लॉस का कारण क्या हो, उसके पीछे का रीजन क्या हो, कोई एक्ट हो और कोई ओमिशन हो। ठीक है, और इस एक्ट और ओमिशन के लिए किसी एक्यूज पर्सन को चार्ज किया गया हो। दूसरी बात ये हो गई। तीसरी बात ये है कि इस विक्टिम के अंदर जो इंक्लूड है वो उसके गार्जियन और लीगल हायर भी इंक्लूड है। इतनी बात हमें विक्टिम की डेफिनेशन समझाती है। अब आपके आगे आता, आप
क्वेश्चन से आ रहा होगा लॉस और इंजरी क्या हो, तो इन वर्डों को समझ लेते हैं। मैंने डेफिनेशन आपको समझा दी, अब आपको मैं इनके अंदर जो वर्ड आए हैं उनको समझाना। तो लॉस की अगर बात करें तो इन इंडिया अ लॉस इज डिफाइन द लॉस ऑफ प्रॉपर्टी बाय अनलॉफुल मींस टू विच द पर्सन लूजिंग इट इज लीगली इंटाइटल्ड। अब अगर बात लॉस की करें तो फॉर एग्जाम्पल 34 ऑफ द थेफ्ट एक्ट 1968, ऐसी सेक्शन 5 द फ्रॉड एक्ट 2006 उसके अंदर लॉस को डिफाइन कर, ठीक है। लॉस का मतलब एज पर लॉ जो है बड़ा क्लियर सा है कि जो बंदा लीगली उसके लिए एंटाइटल हो और उससे रॉन्गफुली मतलब इलीगल तरीके से वो चीज छीन ली जाए, ठीक है। अब वो कुछ भी मीन्स हो सकता है तो उसे लॉस हुआ है। अब जैसे कि मैं आपको बताऊं, अगर एक एग्जांपल के तरीके से एक व्यक्ति है, अब वो पैसे लेके जा रहा है और उसके कोई पैसे छीन लेता है, तो लीगली एंटाइटल वो होना चाहिए उसके लिए। पहली बात, लीगली एंटाइटल उसके पैसे हैं। जो व्यक्ति छीन रहा है ना वो लीगली एंटाइटल नहीं, तो वो क्या कर रहा है, रॉन्गफुली इलीगली उससे पैसे छीनता है, तो लॉस हो गया यहां से। अब जो व्यक्ति है जिसे लॉस हुआ है उसे हम क्या कहेंगे, विक्टिम। तो ये तो डेफिनेशन हो गई आपकी लॉस की, ठीक है, जिसे हमारे 34 ऑफ द थेफ्ट एक्ट 1968 और 5 ऑफ द फ्रॉड एक्ट 2006 में डिफाइन किया है, ठीक है। और ये सिर्फ मनी और प्रॉपर्टी तक ही नहीं है, इससे आगे भी ये एक्सटेंड होती है किसी भी तरह के लॉस की हो, चाहे पर वो बॉडी का लॉस हो, चाहे माइंड का हो, चाहे रेपुटेशन का। देयर आर लॉट्स ऑफ जजमेंट जो डिफाइन करती है। अब एक चीज तो हमें समझ में आई लॉस। अब दूसरी बात आती है इंजरी की। तो इंजरी हमारी जो सीआरपीसी में जो डिफाइन थी वो सेक्शन 44 के अंदर डिफाइन, सॉरी सीआरपीसी नहीं, आईपीसी के अंदर। आईपीसी के अंदर सेक्शन अगर आप 44 पढ़ोगे तो वहां पे हमें इंजरी देखने को मिल जाती है। और अगर वीएनएस भारतीय न्याय संहिता की बात करें तो 214 के अंदर 2 सबसेक्शन 14 के अंदर इंजरी हमें डिफाइन मिलती है। इंजरी मीन्स एनी हार्म्स वॉट एवर इलीगली कॉज टू एनी पर्सन, किसी भी तरह का कोई हार्म मतलब कोई भी नुकसान इनलीगली अगर कोई व्यक्ति करता है किसी पर्सन की बॉडी को, उसके माइंड को, और रेपुटेशन को और प्रॉपर्टी को, 4 चीजें। कोई इंजरी का मतलब बड़ा सिंपल सा है कि कोई हार्म होता है वॉट एवर वो इलीगली कॉज टू एनी पर्सन, ठीक है। बॉडी, माइंड, रेपुटेशन और प्रॉपर्टी, 4 चीजों में से कुछ भी हो सकता है। बॉडी जैसे कि उसको चाकू मार दिया, खून आ गया, पैर कट गया, आंख चली गई उसकी, जो भी है। माइंड हो गया जैसे वो मेंटल ट्रॉमा में चला गया, पागल हो गया, या और चीजों से उसकी हानि। ऐसे ही रेपुटेशन हो गई, ऐसे ही उसकी प्रॉपर्टी छीन ली या कुछ छीन ली तो क्या हुई, इसे इंजरी हुई। तो ये चीज आपको समझ में आ गई। अब मैं यहीं पे आपको ये बता दूं, जो चेंज है ना वो बहुत बड़ा चेंज कर दिया है। अब ये विक्टिम उसे बता रहे हैं कि भाई साहब होता क्या था कि कई बार हमारे काउंसिल जो कोर्ट में खड़े होके ये विक्टिम की जब बात आती थी, कौन विक्टिम है, जब कंपनसेशन की बात आती तो कौन विक्टिम है, इसमें बड़ा समस्या होती थी। इसमें जो पहले लिखा था सीआरपीसी के अंदर कि हैज बीन चार्ज, मतलब जिसके ऊपर चार्ज फ्रेम कर दिया गया हो, तो कई बार क्या देखा गया कि किसी को इंजरी तो हो गई है, जैसे लाइक एक्सीडेंट का केस, अब वो कोर्ट में आया तो उसके ऊपर वो चार्ज बना ही नहीं, किसी कारण से वो बरी हो गया, डिस्चार्ज कर दिया गया। तो बड़ा समस्या आती थी कि यार ये तो विक्टिम नहीं है, और विक्टिम नहीं है तो कंपनसेशन नहीं मिलेगा। तो इसलिए नए लॉ में मुझे ऐसा लगता है कि नए लॉ में इसको यहां से हटा दिया। अब विक्टिम के लिए चार्ज फ्रेम होना जरूरी नहीं है, उस एक्यूज को चार्ज किया हुआ जरूरी नहीं है। अगर किसी भी वजह से उसको लॉस होता है, ठीक है, उसका कारण एक्ट और ओमिशन होता है, तो हम ये मान के चलेंगे कि वो विक्टिम है जिसको हुआ है।
और इसके अंदर उसके गार्जियंस इंक्लूड हैं, लीगल हायर्स इंक्लूड, ठीक है, ऑफ सच विक्टिम। मतलब ये चीज पहले भी थी, अब भी है कि विक्टिम के गार्जियंस कौन होंगे वो मैं अभी बता दूंगा आपको। एज पर हिंदू सक्सेशन एक्ट कौन गार्जियंस होता है, लीगल हायर मैं बता दूंगा, ठीक है। तो ये दोनों चीजें मैं आपको अभी समझा दूंगा। तो विक्टिम की डेफिनेशन में इतना ही था। अब मैं आपको गार्जियन की डेफिनेशन समझाता हूं। तो गार्जियन की डेफिनेशन समझने से पहले, क्योंकि गार्जियन में वर्ड यूज हुआ है माइनर, तो समझने से पहले हमें माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट के अकॉर्डिंग में ये आपको गार्जियनशिप की डेफिनेशन पढ़ाऊंगा। तो सबसे पहले तो हम माइनर की डेफिनेशन देख लेते हैं। तो गार्जियनशिप और माइनॉरिटी एक्ट का जो डेफिनेशन का ए है उसमें माइनर की डेफिनेशन दी गई है। मीन्स अ पर्सन हु हैज नॉट कंप्लीटेड द एज ऑफ 18 ईयर, मतलब 18 साल जिस व्यक्ति ने अपनी एज कंप्लीट ना कर पाई हो उसे हम माइनर माने, पहली चीज। अब गार्जियन कौन होता है, वही गार्जियन जो हमारी विक्टिम की डेफिनेशन में आया था कि जो गार्जियन है वो भी विक्टिम ही कहलाएगा, उसके लीगल हायर है वो भी विक्टिम ही कहलाएंगे, ठीक है, जो सबसे लास्ट वाली बात थी। तो गार्जियन कौन, मीन्स अ पर्सन हैविंग द केयर ऑफ द पर्सन ऑफ अ माइनर, ठीक है, मीन्स अ पर्सन हैविंग द केयर ऑफ द पर्सन ऑफ माइनर, जो माइनर पर्सन है, माइनर मतलब जिसने 18 साल की एज कंप्लीट ना करी हो, उसकी केयर करता हो, और हिज प्रॉपर्टी, या तो उसकी केयर करता हो या उसकी प्रॉपर्टी की देख रेख कर रहा हो, ठीक है, दूसरी बात। एंड और वॉच मतलब उसकी और उसकी प्रॉपर्टी दोनों की कर रहा हो, हिज पर्सन एंड प्रॉपर्टी एंड इंक्लूड, इसके अंदर इंक्लूड है जैसे नेचुरल गार्जियन हो गया, गार्जियन अपॉइंटेड बाय द विल ऑफ द माइनर फादर्स, किसी बिल और उसके जरिए फादर ने गार्जियन को अपॉइंट कर दिया, कोई नेचुरल जो होता है बायोलॉजिकल फादर होता है, गार्जियन अपॉइंटेड और डिक्लेयर बाय द कोर्ट। ये जब मैं गार्जियन से जो माइनॉरिटी एक्ट पढ़ाऊंगा आपको तो डिटेल में पढ़ाऊंगा, ये आप कैटेगरी समझ लो कि 4 तरह के गार्जियन होते हैं, इतना समझ लो आप बस। गार्जियन होता कौन है, वही जो व्यक्ति माइनर जो जो है उसकी केयर कर रहा हो, या उसकी प्रॉपर्टी की केयर कर रहा हो, या दोनों की प्रॉपर्टी और उसकी केयर कर रहा हो, उसे हम गार्जियन कहेंगे। तो गार्जियन समझ में आ गया। अब लीगल हायर कौन होता है इसको भी समझ, क्योंकि उसमें होता है कि लीगल हायर भी होगा। मीन्स एनी पर्सन मेल और फीमेल हु इज इंटाइटल्ड टू सक्सीड टू द प्रॉपर्टी ऑफ एन इंस्टिएट अंडर दिस एक्ट। तो हिंदू सक्सेशन एक्ट के अकॉर्डिंग हायर को हमने हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम है उसके अकॉर्डिंग एयर को हमने लीगल एयर है उसको डिफाइन किया हुआ है। अब एयर कौन होता है, तो इन्होंने बताया दे कि कोई भी मेल और फीमेल, मतलब ट्रांसजेंडर इंक्लूड इसमें नहीं है आज भी, ठीक है। मेल और फीमेल की बात होती है, हु इज इंटाइटल्ड टू सक्सीड टू दी प्रॉपर्टी, अमेंडमेंट आएगा तब का तब देखेंगे। अभी जो है लॉ में मैं उसकी बात कर रहा हूँ। हु इज इंटाइटल्ड टू सक्सीड टू दी प्रॉपर्टी मतलब उनके मरने के बाद जो उस प्रॉपर्टी की का दावेदार होगा, ठीक है, उसे हम कहेंगे एयर, लीगल एयर। अब मैं एग्जांपल समझाऊं कि ये जैसे फादर है, सपोज करो ये फादर, अब इनके ये 3 बच्चे हैं, ये बेटा है, ये बेटी है और ये बेटा है 3। अब ये कोई बिल वगैरह कुछ भी नहीं करके जाते और मर जाते तो इनके बाद जो दावेदार होंगे वो इनके 3 बच्चे होंगे, अगर वाइफ जीवित है तो वाइफ होगी। तो ये चारों क्या हो गए, अब इनके लीगल एयर हो गए इसके अकॉर्डिंग। अब यही कोई अगर बिल और इंस्टीट जो बात कर रहा हूं मैं, अगर यही कोई बिल करके किसी और को, मान लो चाचा के लड़के को या किसी और को कुछ कर जाते हैं, किसी और को कुछ कर जाते हैं, तो ये भी इनके दावेदार हो गए इंस्ट्रक्टर किसी बिल के जरिए। या इनमें से किसी एक लड़के के नाम बिल कर जाए, मान के चलो इस लड़की के नाम पूरी बिल करके चले जाएं इसके बी वाली के, क्योंकि इनकी प्रॉपर्टी है, सेल्फ एक्वायर कर सकते हैं। तो लीगल एयर कौन होगी, ये होगी। अब ये दोनों नहीं होंगे, ना ये होंगे, अब इनके नाम कर गए तो यही होंगे। तो ऐसे ही बताया है विक्टिम की, मतलब अगर डेथ हो जाती तो कौन होगा इसका, उसमें 2 कैटेगरी होती है, फर्स्ट और सेकंड। तो उस कैटेगरी में आप पढ़ोगे तो वो सारी चीजें निकल के आ जाएंगे। आपको इतना समझना है कि लीगल एयर कौन होगा, तो वो मैंने आपको
यहाँ पर बता दिया। तो आई होप आपको विक्टिम की डेफिनेशन बड़ा अच्छे से समझ में आ गई होगी। विक्टिम को अब मैं एक बार और रिपीट कर दूं। विक्टिम मीन्स अ पर्सन हु हैज सफर्ड एनी लॉस ऑफ इंजरी, मतलब वो व्यक्ति या वो पर्सन जिसने सफर किया हो किसी लॉस और इंजरी से, और उसका कारण क्या रहा हो, उसके पीछे कोई एक्ट और ओमिशन किसी अक्यूज पर्सन के द्वारा, और इसके अंदर उसके गार्जियन और लीगल एयर भी इंक्लूड है। इतनी सी बात हमें विक्टिम की डेफिनेशन बताती है। अब मैंने आपको लॉस बताई दिया है, इंजरी क्या होती है वो मैंने आपको बताई दी है, लीगल एयर कौन होता है वो बता दिया, गार्जियन कौन होता है वो मैंने बता दिया। तो अब मुझे नहीं लगता कि कहीं भी विक्टिम की डेफिनेशन समझने में आपको समस्या आ रही होगी। अब आप विक्टिम की डेफिनेशन को ऊपर कितने भी क्वेश्चन पूछ लो, विक्टिम कौन, तो पहली चीज देख लो उसके इसे लॉस हुआ है, और ये वो इसका कारण क्या है, एक्ट और ओमिशन है। अब बैठाते चले आप अपने आप समझ लोगे कि ये बंदा विक्टिम है या नहीं। अब मान के चलो उसकी डेथ होगी तो आप कहोगे इसकी लीगल आयर कौन है, तो उसे देख लो कि कौन आएगा, इसका गार्जियन और लीगल आयर कौन होगा जिसे हम विक्टिम कहेंगे, तो उसको भी मैंने बता दिया है। तो अब इन सारी चीजों के जवाब आप दे दोगे। समन केस क्या है आप जवाब दे सकते हो, वारंट क्या है आप जवाब दे सकते हो। इसके बाद जो लास्ट है 2 ऑफ सीआरपीसी, और हमारी जो VNSS है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का 2 सब सेक्शंस 2 हो गई है। जो 2 थी सीआरपीसी की, वो 2 सबसेक्शन 2 ऑफ BNSS हो गई है। इसके अंदर लिखा है वर्ड एंड एक्सप्रेशन यूज हियर इन नॉट डिफाइंड बट डिफाइन इन द आईपीसी। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा चेंज किया गया। क्या चेंज किया गया है, इसको पहले तो हम समझा देते हैं कि ये कहना क्या चाह रहा है। ये कहना चाह रहा है कि जो वर्ड और एक्सप्रेशन यूज, मतलब जब हम BNSS पढ़ते हैं या सीआरपीसी पढ़ते हैं, यहाँ पे जो वर्ड और एक्सप्रेशंस हैं जो डिफाइन करे गए, यहाँ पे यूज करे गए हैं किसी सेक्शंस के अंदर, और वो डिफाइन नहीं है इसके अंदर, उनकी डेफिनेशन नहीं दी है इन लॉ में, ना BNS में ना सीआरपीसी में। तो ये कह रहे हैं कि आईपीसी में जो डिफाइन नहीं है, तो इन डेफिनेशन का मतलब वही निकाला जाएगा जो कहीं जैसे डिफाइन है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट में डिफाइन है, भारतीय न्याय संहिता में डिफाइन है। ठीक है, shall have the meaning respectively assigned to them in the code act and संहिता। जो चेंज है वो मैंने ग्रीन से ऑलरेडी किया हुआ है, बाकी इसमें समझाने वाली कोई चीज नहीं कि जो नहीं है यहाँ पे इनका जो मतलब वही समझा जाएगा जो वहां डिफाइन है, तो वहां से मतलब इनका उठा लिया जाएगा। मान के चलो कोई चीज आईपीसी के अंदर डिफाइन नहीं है पर सेक्शन में लिखी है, तो वो डेफिनेशन मान लो किसी एक्ट में लिखी है ना, तो वहां से निकाल के पढ़ ली जाएगी। बस यही इतना सा मतलब है इसका, और कुछ नहीं। थैंक यू सो मच। ज्वाइन अवर टेलीग्राम चैनल टू गेट फ्री स्टडी मटेरियल। इसकी PDF में ऑलरेडी अपने लीगल गाइड 360 का QR कोड है, इस पे ऑलरेडी अपडेट कर दूंगा।